वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 111 की लेक्चर 7 से 8 स्टडी करेंगे और फोकस होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री पर। तो शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट का काम चलाना, यानी मुल्क के काम कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, रूल्स कैसे बनते हैं, टैक्स कैसे कलेक्ट होता है और लोगों को सर्विसेज कैसे मिलती हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये सिस्टम पुराने जमानों से लेकर ब्रिटिश पीरियड तक कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले मैनेजमेंट साइंस स्कूल को समझते हैं। ये आइडिया वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू में ज्यादा इंपॉर्टेंट बना। उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन को वॉर के मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, इसीलिए उन्होंने मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट्स और दूसरे साइंटिस्ट्स की टीम बनाई। इन लोगों ने नंबर्स, कैलकुलेशंस और लॉजिकल मेथड्स यूज किए ताकि बेहतर डिसीजंस लिए जा सकें। इसी अप्रोच को बाद में ऑपरेशंस रिसर्च कहा गया। आगे चलकर ये मैनेजमेंट साइंस के नाम से मशहूर हुआ। मैनेजमेंट साइंस का सिंपल मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक मॉडल्स की हेल्प से समझा जाए, यानी अंदाजे से काम करने के बजाय फैक्ट्स और नंबर्स की हेल्प ली जाए। जैसे एज और लर्निंग का क्या रिलेशन है, इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या कनेक्शन है, या ट्रेनिंग से एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव होती है। सोचो, अगर एक मैनेजर को ये पता हो कि ट्रेनिंग से काम तेज होता है तो वो बेटर डिसीजन ले सकता है। अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं। पाकिस्तान का जो आज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस पर सबसे गहरा असर ब्रिटिश पीरियड का है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ एक पीरियड से नहीं बना, ये बहुत सालों की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस का रिजल्ट है। सब कॉन्टिनेंट बहुत सी सिविलाइजेशंस का मिलने का पॉइंट रहा। इस पर आर्यंस, ग्रीक्स, पर्शियंस, मौर्य रूलर्स, मुगल्स और ब्रिटिश सबका असर पड़ा। यानी आज का सिस्टम एक दिन में नहीं बना, बल्कि डिफरेंट जमानों के आइडियाज मिलकर बना। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटिश ने अपनी नीड्स के मुताबिक सिस्टम को चेंज किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स वैसे ही रखे जो उन्हें मुगल से मिले थे। इससे हमें समझ आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री एक चेन की तरह होती है, जहाँ नया सिस्टम पुरानी सिस्टम से कुछ ना कुछ लेता है। किसी भी पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि गवर्नमेंट के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, यानी गवर्नमेंट की मेन जॉब्स क्या होती हैं। नोट्स के मुताबिक 4 ट्रेडिशनल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला फंक्शन है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इसका मतलब है अमन, पीस और सिक्योरिटी को कायम रखना। अगर मुल्क के अंदर सुकून ही ना हो तो गवर्नमेंट दूसरे काम ठीक से नहीं कर सकती। दूसरा फंक्शन है टैक्स कलेक्शन। टैक्स सिस्टम सिंपल वर्ड्स में वो सिस्टम है जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ये पैसा डिफेंस, रोड्स और पब्लिक वेलफेयर जैसे कामों के लिए चाहिए होता है। तीसरा फंक्शन है डिफेंस, यानी मुल्क को बाहर के खतरों से बचाना। इसके लिए आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है। चौथा फंक्शन है मिंट की मेंटेनेंस। इसका मतलब करेंसी और कॉइन्स का सिस्टम चलाना, यानी नोट्स और सिक्के सप्लाई करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो शॉर्ट में गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स बनाने का नाम नहीं, बल्कि पीस, मनी, प्रोटेक्शन और करेंसी सिस्टम चलाने का भी नाम है। अब एंशिएंट पीरियड की तरफ चलते हैं। सब कॉन्टिनेंट में मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा बहुत डेवलप्ड सिटीज थे, जो 3250 से 2750 BC के दरमियान मौजूद थे। इन शहरों के रिमेन्स हमें बताते हैं कि उस जमाने में भी एडमिनिस्ट्रेशन काफी ऑर्गेनाइज थी। रूइन से पता चलता है कि वहां अच्छा सीवेज सिस्टम था, वाटर सप्लाई थी, ग्रैनरी था और हाउसेस ब्रिक से बनते थे। ये सारी चीजें रैंडम नहीं होती, इनके लिए प्लानिंग, सुपरविजन और रूल्स चाहिए होते हैं। एक स्कॉलर गॉर्डन चाइल्ड ने भी इस बात पर जोर दिया कि वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स और रेगुलरली क्लीन्ड ड्रेन्स इस बात का साइन है कि कोई रेगुलर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जरूर थी। सिंपल वर्ड्स में, अगर शहर साफ है, रोड्स प्लान्ड है और पानी का सिस्टम चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई अथॉरिटी काम कर रही थी। हड़प्पा की ग्रैनरीज भी प्लान्ड तरीके से बने हुए थे। ग्रीन वेल्थ का सोर्स था और इसी से टैक्स कलेक्ट होता था। यानी बहुत पुराने जमाने में भी स्टेट को रिसोर्सेज कलेक्ट करना और मैनेज करना आता था। इंडस वैली के बाद हम मौर्य पीरियड को देखते हैं। अर्ली 4th सेंचुरी BC में मौर्य एम्पायर के ऑफिशियल्स एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट देखते थे, लैंड मेजर करते थे और इरिगेशन सिस्टम इंस्पेक्ट करते थे। इससे समझ आता है कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ हुक्म देना नहीं था, बल्कि फील्ड्स और पानी के सिस्टम तक जाना भी था। इस पीरियड में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे। पहली कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की थी। ये इरिगेशन, लैंड मेजरमेंट, हंटिंग, एग्रीकल्चर, रोड्स और डिस्टेंस स्टोन्स तक देखते थे, यानी लोकल लेवल पर प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास थी।
दूसरी कैटेगरी मिलिट्री ऑफिशियल्स की थी। इनका काम बॉर्डर्स की डिफेंस और आर्मी की केयर था। तीसरी कैटेगरी कैपिटल मैनेजमेंट की थी। वहां 6 बोर्ड्स थे और हर बोर्ड एक स्पेसिफिक काम देख रहा था, जैसे फैक्ट्रीज की सुपरविजन, फॉरेनर्स की केयर, बर्थ्स एंड डेथ्स का रिकॉर्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स की इंस्पेक्शन और सेल्स टैक्स कलेक्शन। इससे हमें पता चलता है कि स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट उस जमाने में भी था। इस पीरियड की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कौटिल्या की किताब अर्थशास्त्र है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुरानी और इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। इस किताब का पर्पस ये था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली समझ सकें। यानी ट्रेनिंग और रिटन गाइडेंस का आइडिया भी नया नहीं है। अब मुगल पीरियड को समझते हैं, क्योंकि इसका असर आज के पाकिस्तान के पब्लिक मैनेजमेंट पर काफी क्लियर है। मुगल पीरियड लगभग 16th से 18th सेंचुरी तक रहा। इस दौर में शेरशाह सूरी और अकबर जैसे रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे। शेरशाह सूरी टेक्निकली मुगल रूलर नहीं था, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि बाद के रूलर्स ने उसे अडॉप्ट किया। उसने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप की, एम्पायर को 47 डिविजन्स में डिवाइड किया और उनके नीचे और सब डिविजन्स रखे। उसने कल्टिवेटेड लैंड का सर्वे ऑर्गेनाइज किया, इफेक्टिव टैक्स सिस्टम बनाया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रांग किया और रोड नेटवर्क डेवलप किया। डिफेंस और पोस्टल सर्विस के लिए रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी दौर में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई, जो पेशावर से कलकत्ता तक जाती थी। उसने गार्डन्स और हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश किए और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट किया। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि लोगों की भलाई भी था। सोचो, जब रोड, हॉस्पिटल और जस्टिस सिस्टम एक साथ इंप्रूव हो तो पूरी स्टेट ज्यादा स्ट्रांग लगती है। शेर शाह के बाद अकबर का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने सिस्टम को और डेवलप किया। अकबर ने नियरली 50 साल रूल किया। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोविंसेस, डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में ऑर्गेनाइज किया। ये टर्म्स आज भी यूज होती हैं, इसलिए इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। विलेज सबसे छोटी यूनिट थी। वहां हेडमैन, अकाउंटेंट और वॉचमैन होता था, यानी लोकल गवर्नेंस भी स्ट्रक्चर्ड थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश ने भी इस लोअर लेवल स्ट्रक्चर को ज्यादा चेंज नहीं किया। अकबर के टाइम पर करियर सिविल सर्विस सिस्टम और हायरार्की भी मौजूद थी। एंट्री रिलीजन या जियोग्राफिक ओरिजिन की बेस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट था। अब अकबर के कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स को वन बाय वन समझते हैं। पहला था रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। लैंड का सर्वे होता था, सॉइल क्लासिफाई होती थी और फिर टैक्स उस सॉइल के टाइप के मुताबिक फिक्स होता था। यानी टैक्स अंदाजे से नहीं, सिस्टम के थ्रू लगता था। दूसरा था जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम सिंपल वर्ड्स में वो सिस्टम है जो लॉ को समझता है और लोगों को जस्टिस देता है। अकबर के टाइम डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज लेवल्स पर जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। तीसरा था लॉ एनफोर्समेंट। इंपॉर्टेंट टाउन्स में कोतवाल अपॉइंट होता था, जो चीफ पुलिस ऑफिसर जैसा रोल करता था। रूरल एरियाज में फौजदार क्राइम कंट्रोल करता था। यानी अलग जगह के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स दिए गए थे। अब ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी असल में एक ट्रेडिंग कंपनी थी। सिंपल वर्ड्स में आज की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह सोच लो, जो ट्रेड के लिए आई हो। ये कंपनी पहले स्पाइसेस और दूसरी गुड्स के ट्रेड के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे उसका रोल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को चार्टर दिया, ताकि ये ईस्ट इंडीज में ट्रेड कर सके। फिर 1609 में ट्रेड अथॉरिटी एक्सटेंड हुई और 1661 में कंपनी को ये पावर भी मिल गई कि वो वॉर डिक्लेयर कर सके और पीस भी कर सके। यानी कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही थी, उसके पास पावर भी आ रही थी। 1757 की प्लासी की विक्ट्री ने ब्रिटिश रूल के लिए रास्ता खोला। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स और बैटल्स के बाद कंपनी का कंट्रोल बढ़ता गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में कंपनी के अफेयर्स रेगुलेट करने की पावर दी। इस स्टेज पर डायरेक्ट रूल अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं था, लेकिन कंपनी के थ्रू सिस्टम चल रहा था। अब लेसन 8 का सेंट्रल टर्निंग पॉइंट देखते हैं, और वो है 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये वॉर हुई और स्प्रेड हुई तो ब्रिटिश को एहसास हुआ कि कंपनी के हवाले इतना बड़ा एरिया छोड़ना रिस्की है। इसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के थ्रू जो पावर्स पहले कंपनी के पास थीं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास चली गईं। साथ ही लोकल अपराइजिंग्स को सप्रेस करने के लिए फोर्स यूज करने की पावर भी रखी गई।
इस एक्ट के अंडर 15 मेंबर्स की काउंसिल भी बनाई गई जो यूके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड बिजनेस कंडक्ट करती थी। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं, लंदन में बैठा हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर का था। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेन पावर रखती थी और प्रोविंसेस को पावर्स ऊपर से मिलती थी। गवर्नर जनरल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी और अल्टीमेट कंट्रोल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास होता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल था। सो सिंपल वर्ड्स में डिसीजन सेंटर यहां नहीं, लंदन था। अब सिविल सर्विस को समझते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर यही होता है। इनिशियल सिविल सर्विस स्ट्रक्चर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा। पहले मर्केंटाइल सर्विस थी, फिर इंपीरियल सर्विस का फेज आया। कॉलोनियल रूल की जरूरत के मुताबिक इस सर्विस में चेंजेस होते रहे। एम्प्लॉइज 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, कवर्नेंटेड और अनकवर्नेंटेड। कवर्नेंटेड हायर एम्प्लॉइज थे जो कंपनी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस का अग्रीमेंट साइन करते थे। अनकवर्नेंटेड लोअर लेवल के लोग थे जो बिना ज्यादा प्रोटेक्शन के काम करते थे और जिन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता था। एचिसन कमीशन ने रेकमेंड किया कि ये डिफरेंस खत्म किया जाए और इंपीरियल सिविल सर्विस एस्टैब्लिश की जाए। बाद में इसी को इंडियन सिविल सर्विस कहा गया। प्रोविंशियल सिविल सर्विस बनाने की रेकमेंडेशन भी की गई। इंडियन सिविल सर्विस को इंटेग्रिटी और एबिलिटी के प्रिंसिपल पर ऑर्गेनाइज किया गया। यानी थ्योरी ये थी कि सर्विस में ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज 1806 में हेलीब्री, इंग्लैंड में बनाया गया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 ने सब कॉन्टिनेंट के यंग मैन को भी कंपटीशन के थ्रू एंट्री का चांस दिया, चाहे उनका रिलीजन या प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि सिविल सर्वेंट्स को ऐसी सैलरीज दी जाती थीं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुताबिक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रख सकें। आइडिया ये था कि अगर पे ठीक हो तो अनफेयर अर्निंग की नीड कम हो। ब्रिटिश पीरियड में और भी बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 ने प्रमोशन को सिर्फ सीनियरिटी तक लिमिटेड नहीं रखा। 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटिंग एजेंसी के तौर पर एस्टैब्लिश हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी, यानी ऑफिसर को बिना सुनाए डिसमिस नहीं किया जा सकता था और अपील का राइट भी था। ब्रिटिश ने लॉ, फाइनेंस, एजुकेशन, रेलवेज, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक हेल्थ, पोस्ट, टेलीग्राफ और इरिगेशन जैसी एरियाज में एडमिनिस्ट्रेटिव हेरिटेज छोड़ी। पुलिस एक्ट 1861 ने यूनिफॉर्म पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हर डिस्ट्रिक्ट में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और नीचे हायरार्की रखी गई। फाइनेंस में लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंप्रूव किया गया, कमिटीज और बोर्ड्स बनाए गए, ट्रेजरी फंक्शंस रीऑर्गेनाइज हुए, ऑडिटर जनरल का रोल आया और इनकम टैक्स प्रोसीजर भी इंट्रोड्यूस हुआ। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट्स का सिस्टम एक्सपैंड हुआ और लॉज को कोडिफाई किया गया। इंडियन पीनल कोड भी इसी प्रोसेस का रिजल्ट था। एजुकेशन में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 ने इंप्रूवमेंट्स लाई। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो नई स्टेट को बहुत मुश्किल चैलेंजेस मिले। ट्रेन्ड लेबर की बहुत कमी थी, यानी क्वालिफाइड सिविल सर्वेंट्स, इकोनॉमिस्ट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स कम थे। रेफ्यूजीज का बहुत बड़ा इशू था क्योंकि मिलियंस ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल इधर से उधर मूव हुए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक थी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टास्क भी बहुत बड़ा था। लीडरशिप क्राइसिस ने इस प्रोसेस को और स्लो कर दिया और 1973 में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन मिला जो गवर्नमेंट के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क दे सका। आज की लेक्चर का शॉर्ट समरी ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक लंबी हिस्टोरिकल जर्नी का रिजल्ट है। इंडस वैली से लेकर मौर्य, मुगल और ब्रिटिश पीरियड तक हर दौर ने कुछ ना कुछ ऐड किया। इसी से हमें समझ आता है कि आज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर खड़ा है। अल्लाह